इंडिया, और ये शो है अनोखे इंडिया का आईना, जहां लगेगा हुनर का मेला, बेजोड़ जगहें, बेमिसाल लोग। आज के एपिसोड में मिलेंगे बॉडी बिल्डर्स बाउंसर से, जानेंगे 1000 साल पुराने मंदिर के आर्किटेक्चर का राज, ऐसा बर्गर जो आपकी 3 दिन की भूख मिटा सकता है, और जानेंगे इंडियन ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री, वो भी अनोखे अंदाज में। देखते रहिए OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, ऑसम है देखो इंडिया, देखो ना OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आज मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि पहली बार मेरा कोई शो देखकर मेरी दादी ने मुझे शाबाशी दी है। कहती है, बेटा पहली बार तूने कोई संस्कारी शो किया है। जो भी देखता है 2 मिनट में सिर्फ एक ही चीज कहता है और भगवान को याद करता रहता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। खैर, वजह चाहे जो भी हो, हमारी दादी तो खुश है ना। खैर, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। आप लोगों से तो मैंने वादा किया है कि शो का होस्ट भले ही मैं हूं, लेकिन शो का नाम आपके मुंह से हमेशा निकलवाता रहूंगा कि OMG ये मेरा इंडिया। किसी भी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टीम का। जब तक पूरी टीम मिलकर एक साथ काम नहीं करती है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। ऐसे ही आज मैं आपको एक ऐसे गांव से मिलवाने वाला हूं जिसकी सक्सेस के पीछे पूरे गांव का हाथ है। हर किसी का सपना होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। ये सभी वही सपने देखते हैं, पर खास बात यह है इस गांव की कि छोटा बड़ा हर लड़का एक ही सपना देखता है, बाउंसर बनने का। और इसलिए गांव कहलाया जाता है बाउंसर विलेज। दिल्ली से जुड़ा गांव असोला फतेहपुर बेरी इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ हर घर का एक लड़का बाउंसर बनता है। अब तक तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लड़के बाउंसर बन चुके हैं। वाओ, मतलब ये गांव तो बाउंसर्स की खान है। गांव के सबसे पहले बाउंसर बने विजय पहलवान, जिनकी अब अपनी सिक्योरिटी कंपनी भी है। उनके बाद तो समझो बाउंसर्स की लाइन ही लग गई है। ओह माय गॉड, पर इतने बाउंसर्स बनने के पीछे रीजन क्या है विजय भाई? असोला फतेहपुर बेरी में यहाँ पे लड़का रेसलिंग और कबड्डी के बड़े शौकीन लड़के, पढ़ाई का थोड़ा अभाव था, तो इसी बीच में 2000 के आसपास ये बाउंसर की लाइन में इन्वॉल्व हुआ था मैं। तो जो ज़्यादातर रेसलर जो अनपढ़ लोग हैं, जो फोर्स में ना जा सके, वो मेरे साथ बाउंसर में आ गए। बाउंसरी की जॉब करना कोई मजाक नहीं है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। इसमें अपने आप को कितनी फिट रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है और कंट्रोल रखना पड़ता है। रात को बंदा 1 बजे 2 बजे आता, उसके बाद सुबह उठ के 6 बजे एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो दिन में सोता 2-4 घंटा, फिर शाम को एक्सरसाइज करता, उसके बाद रात को वो ड्यूटी पे निकलता है। VIPs यानी मैं की सिक्योरिटी से लेकर नाइट क्लब्स में पंगे सुलझाने तक, और तो और हमारे बाउंसर्स दोस्त शांति के दूत बनकर पब्स में तैनात रहते हैं। जैसे नोक झोंक हो गई, मारपीट हो गई, तो हमारा काम मारने का नहीं है। दोनों पार्टी में झगड़ा हो जाता है, दोनों को बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं हम, बाकी जो लोग किसी को डिस्टर्ब ना हो। और कुछ जिद्दी पार्टी एनिमल्स को सीधा भी करते हैं। तभी तो इस गांव के बड़ों से कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि एक बार ये 3-3 किलो के हाथ किसी पे पड़ जाए ना, तो वो जमीन में 3 फीट धंस ही जाएगा। पर भैया, बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाते क्या है ये गांव के पहलवान? जरा आइए इनसे पता कर लेते हैं। मेरे जैसे लड़के ज़्यादा वेजिटेरियन है, तो ड्राई फ्रूट, दूध, घी और सलाद वलाद पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कोई पॉकेट मनी के लिए करता है तो कोई अपने शौक के लिए, पर बाउंसर्स का काम करना इस गांव के खून में है, और इससे यहाँ के परिवार खुश भी हैं। अच्छा लगता है ये, मतलब कोई न्यू नहीं है कि भाई हक चला के एक चोरी करता हो, कोई कुछ करता हो, बदतमीजी बोलता हो, किसी तरह नहीं। अपने काम पे जाता हो, अपने घर आता हो, कोई दिक्कत नहीं है।
करीब 1000 बाउंसर्स वाले भारत के एक लौते बाउंसर्स विलेज के पहलवानों ने देश की अखाड़ा संस्कृति को बरकरार रखा है और मॉडर्न कल्चर में भी अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। देश के ऐसे बाउंसर्स को मैं सैल्यूट करता हूं और एक ही चीज कहूंगा, OMG ये मेरा इंडिया। तो देखा आप लोगों ने, इस गांव में भाई भाई भी आपस में लड़ते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे WWE की फाइट चल रही है। लेकिन सच में मैं इस गांव के लोगों का फैन हो गया हूं। वो क्या है ना कि ऐसा बोलना पड़ता है वरना ये लोग मारते बहुत हैं। खैर, भगवान का नाम लेके शो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं सबको पता है, भगवान से मिलने और मन की शांति के लिए। लेकिन अब मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, वहां पर लोग भगवान से तो मिलने जाते ही हैं, साथ में मंदिर भी देखने के लिए जाते हैं। यह मंदिर इंडिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आजकल हाईटेक इक्विपमेंट यूज होते हैं, तभी तो दुबई का बुर्ज खलीफा, टोक्यो का स्काई ट्री जैसे मॉडर्न मार्वल्स देखने को मिलते हैं। पर जब क्रेन्स जैसे एडवांस इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इंडिया में कुछ हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बने थे। तंजावुर, तमिलनाडु। यहां है भगवान शिव का 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर और इस मंदिर की बनावट यानी आर्किटेक्चर इसे बनाता है OMG। ये मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का बेमिसाल उदाहरण है, जिसे बनाया था राजा राजा चोला फर्स्ट ने। 216 फीट हाइट वाला यह मंदिर बना है करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट से। और चौंकाने वाली बात यह है कि तंजावुर के आसपास करीब 60 किलोमीटर तक ना कोई पहाड़ है और ना ही पत्थरों की चट्टान। ओए होए, ये भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहां से? कहते हैं कि 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। यहाँ का आर्किटेक्चर इंटरलॉक या पजल टेक्निक पर बना है। अब आप पजल मत होइए, डिटेल में सुन लेते हैं हमारे गाइड सेल्वम जी से। पजल टेक्निक का मतलब है एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल किए। यानी दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है। ये देखा गया है कि कई पुराने ऊंचे मॉन्यूमेंट्स जैसे लंदन की बिग बेन, इटली का लीनिंग टावर वक्त के साथ टिल्ट हो रहे हैं, लेकिन 1000 साल बाद भी बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सीधा है। इसकी वजह है मंदिर का पजल या इंटरलॉक टेक्निक। इसकी एक और वजह है इस मंदिर का आधार, जो इतना चौड़ा है कि इतने ऊंचे मंदिर को इतने सालों से एकदम सीधा रखा है। एक और खास बात यह भी है कि इसे बिना नींव खोदे बनाया गया है, यानी प्लेन लैंड पर। डूड, क्या सुपर आर्किटेक्चर है यार, मान गए। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा पत्थर, जिसे कुंभम कहते हैं, 81 टन यानी करीब 81,000 किलो का सिंगल स्टोन है। बाय गॉड, इतना भारी सिंगल पत्थर इसके ऊपर कैसे रखा होगा? यही जानने के लिए हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। 6 आदमियों को इस 350 किलो के पत्थर को खिसकाने को कहा। आइए देखते हैं। लगाओ भाई, और जोर लगाओ। अरे लगाओ, नहीं हो पाएगा। रहने दो बच्चों, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई मजाक थोड़ी ना है। उस जमाने में जब कोई क्रेन वगैरह नहीं थी, इस कुंभम को ऊपर कैसे पहुंचाया, आइए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इस पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने करीब 6 किलोमीटर का रैंप बनाया था। हाथी, घोड़ों, बैल और मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर के ऊपर तक इस पत्थर को पहुंचाया। OMG, ये सुनकर तो मुझे भी पसीने आ रहे हैं। यहाँ की एक और हैरान कर देने वाली चीज है ये बुल, हमारे शंकर भगवान जी की शान की सवारी नंदी। इन्हें भी एक ही पत्थर से कार्व करके बनाया गया है। हाइट है 13 फीट, यानी बास्केटबॉल कोर्ट में लगे रिंग से भी ऊंची। जरा सोचिए, इस बुल को कार्व करने में कितना टाइम लगा होगा। 1000 साल पुराने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल मार्वल को मैं नमन करता हूं। इसे देखकर अपने मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया।
अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही टेस्टी चीज। मुंह में पानी आ गया ना? हाँ, लेकिन चाहे आपके मुंह में जितना भी पानी आ जाए, चाहे आपको जितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, मैं गारंटी देता हूं इस चीज को आप पूरा खत्म ही नहीं कर सकते। जी, मैं बात कर रहा हूं एक बर्गर की, और इस बर्गर की खास बात है, अब आप देखेंगे तो फिर पूछेंगे नहीं, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए। भूख कई तरह की होती है, कुछ करने की भूख, जीत की भूख, लंच टाइम वाली भूख। कुछ भूख तो मिट जाती हैं, पर कुछ नहीं मिटती। पर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी की आपकी भूख हम जरूर मिटाएंगे। पुणे, महाराष्ट्र। 1732 में बाजीराव पेशवा ने यहां शनिवार वाड़ा बनवाया, जो पुणे की शान है। पर 2009 में द बर्गर बैन कैफे स्टार्ट करने वाले पवन नंदवानी ने एक ऐसा बर्गर बनाया जिसे खाने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये है WTF बर्गर। भाई क्या बला है ये WTF बर्गर? WTF बर्गर इंडिया का सबसे बड़ा बर्गर माना जाता है। WTF का फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। वैसे आमतौर पर लोग इसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बर्गर कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ट्यूसडे को खाएंगे तो अगले 3 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी। दरअसल लोगों की बर्गर की भूख इतनी बढ़ी कि उन्हें चाहिए था कुछ मोर, इसलिए पवन ने सोचा कि कुछ तो बड़ा करना होगा। एक दिन मैंने अपने शेफ से कहा कि क्यों ना हम कुछ अनोखा करें। हम जितनी तरह की पैटीज और टॉपिंग्स यूज करते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। 6 पैटीज, 12 इंच से भी ऊंचा और करीब 2 किलो भारी WTF बर्गर वेज और नॉन वेज दोनों वेरिएंट्स में आता है। इसे तो मैं कहूंगा OMG बर्गर। 5000 कैलोरीज वाले इस WTF बर्गर को खाने में आप टेंशन मत लीजिएगा। नॉर्मली इस बर्गर के इंग्रेडिएंट्स से 6 बर्गर बन सकते हैं। अब इतना बड़ा बर्गर एक बंदे के लिए खत्म करना आसान नहीं था, इसलिए पवन ने लोगों के सामने रखा WTF चैलेंज। इस बर्गर को खाना अपने आप में एक चैलेंज है, साथ में ओरियो शेक और फ्रेंच फ्राइज भी मिलती है। ऐसा चैलेंज सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर ये खाने का काम नहीं है बॉस। I mean, आसान काम नहीं है, इसीलिए तो प्राइजेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। फिनिश कीजिए 30 मिनट्स में और आपकी फोटो लगेगी वॉल ऑफ फेम में। 20 मिनट में किया तो वॉल ऑफ फेम के साथ बर्गर फ्री। वैसे WTF बर्गर चैलेंज का प्राइस विद ओरियो शेक एंड अल्टीमेट फ्राइज है 650 रुपए, और सिर्फ बर्गर खाना चाहते हैं तो दीजिए सिर्फ 500 रुपए। सबसे पहले बर्गर फिनिश किया था 2011 में डॉक्टर मिथु सुखनंदन ने, और बेस्ट टाइमिंग का रिकॉर्ड है साहिल भोरुस्कर के नाम, जो उन्होंने बनाया था 2012 में। हमने भी एक WTF चैलेंज ऑर्गेनाइज करवाया, और देखिए मैदान जंग में 3 भुक्कड़ महारथी ऑलरेडी उतर चुके हैं। ये है ऋषभा, अपने कॉलेज में एक बार में अकेले 2 फैमिली साइज पिज्जा खाने के लिए मशहूर हैं। मनीष दिखते पतले हैं, पर मोटे से मोटा बर्गर चट कर सकते हैं। और प्रीतम की तो खाने से प्रीत बड़ी पुरानी है। लीजिए, बर्गर देखकर तीनों भुक्कड़ों का चेहरा थोड़ा मुरझा गया है, पर बेटा चैलेंज तो ले लिया है अब। I hope I'm able to finish this, man. It's gonna be crazy. और ये खाना शुरू कर दिया। प्रीतम को तो देखकर लगता है जैसे इन्होंने वाकई 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और मनीष को देखकर लगता नहीं कि वो 3 दिन में भी इसे खत्म कर पाएंगे। लगता है मनीष के पेट का शटर गिर गया है। I gave up. It's you, only you. लीजिए, रशबा बालिका ने भी मैदान छोड़ दिया। I give up. It's just you, प्रीतम। देखते हैं कि प्रीतम प्यारे ये खत्म कर पाते हैं कि नहीं। अरे ये क्या कर दिया, और इस चैलेंज के विनर हैं प्रीतम। OMG भाई, तू कितने दिनों से भूखा था, जरा ये तो बता। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी बड़ी भूख का बड़ा जुगाड़ है 12 इंच और 2 किलो का WTF बर्गर, एक हाँसू डिश जिसे खाने में आपके भी धुएं निकल सकते हैं, पर एक बार ट्राई तो करना बनता है बॉस। ओह माय गॉड, इतना बड़ा बर्गर, इतना बड़ा बर्गर खाना तो दूर की बात है, देखकर मेरा ये हाल हो गया है। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा बर्गर?
बच्चा जब छोटा होता है तब जिद करता है, पापा बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। माँ बाप एक ऐसा बर्गर खरीद कर दे देते हैं और कहते हैं बेटा पहले ये खत्म कर फिर कुछ और मांगना। बच्चा बड़ा हो जाए लेकिन ये बर्गर कभी खत्म ना हो। वाकई इतना बड़ा बर्गर बनाने के लिए आदमी में गुर्दा होना चाहिए यार। और जिन भाई साहब के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं, उनके कलेक्शंस देखकर आप ये कहेंगे कि उनके जैसे कलेक्शंस करने के लिए आदमी के पास गुर्दा ही नहीं, मैं तो कहूंगा 3-4 गुर्दे होने चाहिए। और गुर्दे छोड़ो 3-4 दिल होने चाहिए, क्योंकि इन भाई साहब ने कलेक्शन ही ऐसी चीजों का किया है। अक्सर बचपन में हमें कुछ कलेक्ट करने का शौक होता है। उन चीजों से हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग भी हो जाती है। बचपन बीतते ही किसी के ऐसे शौक खत्म हो जाते हैं, पर कोई उन्हें दे देते हैं एक नया अवतार। गुड़गांव हरियाणा में तरुण ठकराल जी ने अपने ऐसे ही पैशन से बनाया इंडिया का पहला और एक लौता हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। कई देशों में ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, पर इंडियन ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री दुनिया को दिखाने के लिए तरुण जी ने इनिशिएटिव लिया। यहाँ पर हर किस्म, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बैलगाड़ी से लेके पालकी से लेके हौदा से लेके प्री मैकेनाइज, जो मोटराइजेशन से पहले साधन हुआ करते थे यातायात के, उसके बाद जब रेलवेज आए, फिर गाड़ियाँ आई, बसेस आई। म्यूजियम को लेकर तरुण जी का विजन वाकई काबिल तारीफ है। लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि चलो म्यूजियम चले जाएं, तो ये ऐसे म्यूजियम जब बनेंगे, और हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों को वापस म्यूजियम लाना शुरू करें, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। यू गेट इंस्पायर्ड। 4 फ्लोर्स और 1 लाख स्क्वायर फुट एरिया वाले इस म्यूजियम में है करीब 40 क्लासिक और विंटेज कार्स, 15 स्कूटर्स, अप्रोक्सीमेटली 25 प्री मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन जैसे पालकी, टांगा, बैलगाड़ियां भी हैं। ये है पाइपर एयरक्राफ्ट, जिसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके साथ साथ यहाँ 1930 का ऐसा रेलवे सलून है जिसे जोधपुर के महाराजा यूज करते थे। थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो हमें यहाँ दिखी किंग ऑफ इंडियन रोड्स, एम्बेसडर कार्स, ओल्ड लिमोजीन, 3 टायर कार बादल। कुल मिलाकर करीब 120 व्हीकल्स वाले इस म्यूजियम में नए व्हीकल्स ऐड होते ही रहते हैं। ओह माय गॉड, ऐसे तो इन्हें 1-2 फ्लोर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ दिल तो पागल है कि शाहरुख खान की कार भी है। अरे वाह, ये गाड़ी भी यहाँ है। मैंने तो इनमें कई बार सफर किया है। याद आया, ये है इंडिया की रूरल इन्वेंशन जुगाड़। आपको पता है, इसमें जीप का इंजन लगा होता है, पर सवारियां 2 से ज्यादा बैठती हैं। यहाँ सबसे पुरानी कार है 1932 की शेवरले फीटन और न्यूली एक्वायर्ड कार है 1980s की पद्मनी डीलक्स फिएट। जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जिबिट हमारे म्यूज़ियम में है, वो 1500 BC का एक छोटा सा खिलौना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें ये दिखलाया गया है कि पहिया जो है उस समय भी मौजूद था हिंदुस्तान में। म्यूजियम के डेकोर का भी काफी क्रिएटिवली यूज किया गया है। जैसे कि ये रिसेप्शन काउंटर बना है पुरानी मॉरिस कार से, साइकिल के रिम से सोफे बने हैं। ठकराल जी के पास एक वर्कशॉप है जहां ये अपनी टीम के साथ मिलकर पुरानी कार्स को नया लुक देने का काम करते हैं। वाओ, लुक एट दिस वंडर कार। ये है फोर्ड का ओल्ड मॉडल जिसे क्रिएटिवली आर्ट डेकोरेट किया है। अमेजिंग। और इस कार को डेकोरेट किया गया है 1 रुपए के कॉइन से। माय गॉड, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने चिल्लर कब तक इकट्ठे किए होंगे यार। दिसंबर 2013 में ओपन हुए इस म्यूजियम में विजिटर्स की फीलिंग को तरुण जी इस तरह बयान करते हैं। ट्रांसपोर्ट के साथ आप इमीडिएटली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। मेरी पहली गाड़ी, मेरा पहला स्कूटर। सर जी, आपका नेक्स्ट यूनिक ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन क्या है? एक 1925 का स्टीम लोकोमोटिव है और एक 1951 का है। बिहार में खड़े हैं वो, तो इंडियन रेलवेज के थ्रू हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। इंडिया का पहला म्यूजियम जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है इंडियन ट्रांसपोर्ट इवोल्यूशन के लिए, जहां आपको ट्रांसपोर्ट की ऐसी हेरिटेज देखने को मिलेगी जो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ठकराल जी के इस पैशन को और इंडिया के ऐसे रिच ऑटोमोबाइल हेरिटेज को देखकर मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, OMG, ये मेरा इंडिया। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे ऐसे कारनामे दिखाता रहूंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो इन कारनामों को देखकर ये भी सोचते होंगे
कि यार ऐसे कुछ कारनामे मैं भी कर सकता हूं, तो आप सिर्फ सोचिए मत, हमारे साथ शेयर भी कीजिए और हमें लॉग इन करिएगा historyindia.com/omg पर, और आप हमें यहां पर मिस कॉल भी दे सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में हमें दम लगा तो हम उसे जगह देंगे अपने फाइनल एपिसोड में। तो देखते रहिए OMG ये मेरा इंडिया। बड़ी नींद आ रही है। अब क्या हमारा शो खत्म है, आप लोग भी सो जाइए।